नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डीवी लाइव के इस ब्रेकिंग न्यूज़ कार्यक्रम में। मैं हूं समीर आत्मज मिश्र। आज की ब्रेकिंग न्यूज़ यही है कि शरद पवार यानी जो एनसीपी पवार गुट के नेता हैं, उनसे छगन भुजबल ने मुलाकात की है। पहले उन्हीं की पार्टी में थे, पार्टी छोड़ने के बाद ये उनकी पहली मुलाकात है। मुलाकात में क्या बातें सामने आई हैं, इसकी हम लोग चर्चा करेंगे। इसके अलावा बड़ी खबर एक ये भी आ रही है कि लोकसभा चुनाव में संविधान बदलने की आशंकाओं को लेकर के घिरी भारतीय जनता पार्टी चुनाव में उसका नुकसान झेल चुकी है। अब वो संविधान की 75वीं वर्षगांठ मनाने की तैयारी कर रही है, सरकार कर रही है। इसके अलावा समीक्षात्मक बैठक में उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की जो हुई है, उसको लेकर के भी चर्चा करेंगे। इस कार्यक्रम में चर्चा होगी। उसमें सरकार वर्सेस संगठन की बात जो आ रही है, आरोप प्रत्यारोप पिछले एक महीने से चल रहे हैं, लेकिन अब खुले तौर पर सरकार और संगठन के बीच जो दरार है वो देखने को मिल रही है, उसकी चर्चाएं हो रही हैं। इसके अलावा CUET और नीट पर जो ये यूजी परीक्षा थी, यानी विश्वविद्यालयों में, केंद्रीय विश्वविद्यालयों में जो उसके एडमिशन के लिए एग्ज़ाम होते हैं, जो छात्र प्रभावित थे उनकी दोबारा परीक्षा होगी। इन सारी खबरों पर हम लोग चर्चा करेंगे और बात करेंगे। अभी चूंकि ये जो महत्वपूर्ण खबर आ रही है कि शरद पवार और छगन भुजबल की मुलाकात है, उसको लेकर के पहले बात करते हैं। हमारे साथ स्टूडियो में हमारे ऑनलाइन एडिटर अमलेंदु उपाध्याय जी हैं। अमलेंदु जी, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। और ये जो मुलाकात है, इसको लेकर के हम लोग इसको किस तरीके से देखें? देखिए समीर जी, एक तो अभी विधान परिषद के चुनाव हो के चुके हैं और उसमें कांग्रेस की तरफ से बताया गया कि क्रॉस वोटिंग हुई। उसके बाद अब विधानसभा चुनाव है। विधानसभा चुनाव में वहाँ एनडीए बहुत ज़बरदस्त, एक तरीके से कहा जाए, वो संघर्ष की स्थिति में है। अंदरूनी संघर्ष उनके अंदर बहुत ज़्यादा है और जनता ने जिस तरीके से लोकसभा चुनाव में परिणाम दिए, उसको लेकर के बेचैनी अजीत पवार के विधायकों में और एकनाथ शिंदे के विधायक जो उनके अंदर देखी जा रही है उनके लोगों में। चूँकि उद्धव ठाकरे ये कह चुके हैं कि वो किसी को भी वापस नहीं लेंगे जिसने भी विश्वासघात किया, तो एकनाथ शिंदे के लोगों के यहाँ तो एक तरीके से पलायन रुक सा गया है थोड़ा सा। लेकिन शरद पवार ने कह दिया है कि वो सबको वापस ले लेंगे, कोई भी हो। तो अब ये वापसी, घर वापसी जो है ये हो रही है। और छगन भुजबल बड़े नेता ओबीसी के माने जाते हैं वहाँ महाराष्ट्र में, और एनसीपी को एक मजबूती वो देते थे। अब वो चले गए थे अजीत पवार के साथ। और चुनाव से पहले, लोकसभा चुनाव से पहले छगन भुजबल के कुछ बयानों ने भारतीय जनता पार्टी को काफ़ी ज़्यादा संकट में डाला था। जैसे कि वहाँ वो मनुस्मृति पढ़ाए जाने का मसला चल रहा था, उस पर छगन भुजबल ने कह दिया कि ये मनुस्मृति पढ़ाया जाना जो है ये तो 400 पार के नारे से भी ज़्यादा खतरनाक है। तो यानी उन्होंने चुनाव के दौरान ही ये बता दिया कि भारतीय जनता पार्टी की दो नीतियाँ जो हैं वो किस तरीके से बहुत ज़्यादा खतरनाक हैं। बिल्कुल। और एक चीज़ ये कहें कि अभी चूंकि लोकसभा चुनाव में महाराष्ट्र में एनडीए गठबंधन को अच्छा खासा नुकसान हुआ, जबकि उसके कुछ ही समय पहले इन लोगों ने सरकार बनाई थी जोड़ तोड़ करके। आने वाले दिनों में वहाँ विधानसभा के चुनाव होने हैं, उसको लेकर के इस काफ़ी महत्वपूर्ण है ये। चूँकि ये माना जा रहा है कि विधानसभा चुनाव में भी इंडिया गठबंधन की पोजीशन मजबूत रहने वाली है। हालांकि चुनाव दूर है अभी, लेकिन ऐसा माना जा रहा है क्योंकि जो एनडीए के घटक दल हैं उनके अंदर, आप भी बता रहे हैं कि एक तरह से एक सुगबुगाहट है कि किधर जाएंगे किधर नहीं जाएंगे। तो क्या ये जो मुलाकात है छगन भुजबल की, ये उसी से जुड़ी हुई है? बिल्कुल उसी से जुड़ी हुई है। और आगे आने वाले समय में कोई बड़ा खेल महाराष्ट्र की राजनीति में हो सकता है और विधानसभा चुनाव का ऐलान होते ही बहुत बड़े बड़े खेल महाराष्ट्र में होंगे। वहाँ जिस तरीके से अंदरूनी संघर्ष है और संघर्ष के बाद स्थिति ये है समीर जी कि राजनेता जो है वो सबसे बड़ा मौसम वैज्ञानिक होता है। तो वो जनता का मूड भांपता है कि जनता क्या चाह रही है। छगन भुजबल हों या और लोग हों एनसीपी के जो अजीत पवार के साथ चले गए हैं, उनको ये लग रहा है कि शरद पवार ने जिस तरीके से कमबैक किया लोकसभा के चुनाव में, कांग्रेस वहाँ जिस तरीके से निकल कर के आई और उद्धव ठाकरे की शिवसेना निकल कर के आई, यानी इंडिया गठबंधन जो है वो जिस तरीके से उसने वहाँ परफॉर्म किया, आने वाले विधानसभा चुनाव में इसका असर और बड़ा होगा। चूँकि अब ये चुनाव खासतौर से विधानसभा का होगा और यहाँ एकनाथ शिंदे को और अजीत पवार को सबक सिखाने के लिए जनता वोट करेगी। ये एक तरह से कहा जाए कि जनता का मूड जो है वो भांप रहे हैं छगन भुजबल और उनके जैसे और लोग जो होंगे जी, और अपना देख रहे हैं कि आगे का रास्ता कहाँ बनेगा। अब इस पर बात करते हैं। और भी एक महत्वपूर्ण खबर है कि संयुक्त किसान मोर्चा जो है, जो
22 जुलाई से वो फिर से आंदोलन की अपनी तैयारी कर रहा है, घोषणा कर रखी है। और 22 जुलाई को ही राहुल गांधी जो है वो किसानों से मिलने वाले हैं। यानी और हरियाणा में भी चुनाव है, आने वाले दिनों में हरियाणा में भी एनडीए की पोजीशन जो है वो बहुत अच्छी लोकसभा चुनाव में भी नहीं रही और आने वाले दिनों में विधानसभा चुनाव में भी ये बताया जा रहा है। तो क्या ये चारों तरफ से जो विपक्षी गठबंधन है, इंडिया गठबंधन है, उसकी मजबूती को देख करके अब जो लोग भी साथ छोड़ करके चले गए थे या जो पहले से एनडीए के साथ में थे, तो क्या उनका अब इंडिया गठबंधन की ओर से आने का इसी वजह से अब लग रहा है कि वो वापसी करें या इंडिया गठबंधन से अपने संपर्क ज़्यादा बढ़ाएं? देखिए, एक तो लोकसभा चुनाव के बाद ये जो उपचुनाव हुए अभी 13 सीटों पर समीर जी, और इनके जिस तरीके से परिणाम आए उसमें ये साफ जाहिर हुआ कि भारतीय जनता पार्टी को लेकर के जनता में बहुत ज़्यादा नाराज़गी है। भारतीय जनता पार्टी उत्तराखंड की जो देवभूमि कही जाती है कि दोनों की दोनों सीटें हार गई। हिमाचल प्रदेश में केवल एक सीट जीत पाई, वो भी 1500 वोटों के मार्जिन से। 2 सीटों पे कांग्रेस ने वहाँ कब्जा किया। मध्य प्रदेश की एक सीट भारतीय जनता पार्टी जरूर जीती, लेकिन उसको लेकर के बहुत सारे आरोप प्रत्यारोप चल रहे हैं कि किस तरीके से 17वें राउंड तक कांग्रेस का प्रत्याशी आगे चल रहा था। उसके बाद फिर जो काउंटिंग के करा रहे थे अधिकारी, वो खाना खाने के लिए चले गए। उसके बाद जब लौट करके आए तो मालूम पड़ा कि कांग्रेस का प्रत्याशी हार गया। तो उसको लेकर के बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं। वहाँ पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी से सीटें छीन ली टीएमसी ने, यानी कि इंडिया गठबंधन ने ज़बरदस्त तरीके से जो है वो परफॉर्म किया इसमें उपचुनाव में भी। तो एक ये जनता का मूड जो है वो सामने आ गया कि जनता जो चूक हो गई थी उससे थोड़ी कमी रह गई लोकसभा चुनाव में, उसकी पूर्ति करेगी वो आने वाले विधानसभा चुनाव में। ये समझ में आ गया है लोगों को। तो इसलिए इंडिया गठबंधन की जाहिर सी बात है कि मजबूती बढ़ेगी। इंडिया गठबंधन के तरफ लोग आएंगे, दूसरे दल आएंगे, और जो एनडीए में है वो भी इधर को आएंगे। देखिए, अब जो केंद्र की राजनीति थी वो हो चुकी, अब जो राज्यों में राजनीति है समीर जी, वहाँ कौन कौन सत्ता में आ सकता है और किसका फ़ायदा किसको मिल सकता है, ये अब देखने वाली चीज़ होगी। बहुत से छोटे छोटे दल ऐसे हैं जिनकी केंद्र में भूमिका कुछ नहीं हो सकती, नगण्य है, लेकिन राज्यों में उनकी भूमिका थोड़ी बहुत हो सकती है। तो ऐसे दल जो है वो किस तरीके से आते हैं। अब जैसे आजसू है झारखंड में, अब वो लोकसभा चुनाव में था भारतीय जनता पार्टी के साथ में, लेकिन आजसू को जिस तरीके से स्थान नहीं मिला केंद्रीय मंत्रिमंडल में, फिर उन लोगों की नाराज़गी सामने आई। तो वो आजसू भी क्या झारखंड में अब रहेगा भारतीय जनता पार्टी के साथ, या अलग जाएगा, या इंडिया गठबंधन में आएगा? क्योंकि जिस तरीके का माहौल वहाँ बना है झारखंड में, वो देखने वाली चीज़ होगी। तो ये हर राज्य में समीर जी इस तरीके की गतिविधियाँ होंगी और भारतीय जनता पार्टी से उसके साथ ही छिटकेंगे। हालांकि कल जब जेपी नड्डा वहाँ थे लखनऊ में, तो वो कह रहे थे कि पैन इंडिया पार्टी केवल भारतीय जनता पार्टी है, यानी वो एक तरीके से संदेश दे रहे थे छोटे दलों को कि पैन इंडिया पार्टी तो भारतीय जनता पार्टी है, सबको भारतीय जनता पार्टी के साथ ही रहना होगा। तो ये संदेश जो भारतीय जनता पार्टी के साथ छोटे दल हैं उनको देने के एक तरीके से कोशिश थी कि आपका अस्तित्व कुछ नहीं है, आप भारतीय जनता पार्टी की वजह से हैं। जबकि असली स्थिति ये है समीर जी कि बीजेपी अगर आज केंद्र में है सरकार में, तो छोटे दलों के भरोसे ही जीत करके आई है और उसका फ़ायदा हुआ। बिहार में अगर नीतीश कुमार साथ में नहीं होते तो भारतीय जनता पार्टी बिहार से 0 पे आउट हो जाती। और ये समझ रही है भारतीय जनता पार्टी भी, और भारतीय जनता पार्टी के ही नेता डॉक्टर संजय पासवान हैं, जो उनके राष्ट्रीय अनुसूचित मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रहे हैं और वहाँ के प्रदेश अध्यक्ष भी रहे हैं बीजेपी के बिहार के। उन्होंने साफ कहा कि अगर नीतीश कुमार साथ में नहीं होते तो भारतीय जनता पार्टी 0 पे आ जाती। तो ये इसका मतलब भारतीय जनता पार्टी के लोग समझ रहे हैं इस बात को कि इन छोटे दलों के सहारे ही आए हैं। लेकिन चूंकि नड्डा जी हैं, वो 30 जून तक उनका कार्यकाल था अध्यक्ष का, कार्यकाल पता नहीं अभी बढ़ा भी नहीं है भारतीय जनता पार्टी से, पता नहीं अध्यक्ष में उनका कोई है भी कि नहीं है, अभी इसको लेकर के बहुत सारे सवाल हैं। लेकिन उन्होंने कहा, तो जो बातें कही उन्होंने उसकी मैं बात कर रहा हूँ। तो ये जो धमकी वो एक तरीके से अपने सहयोगियों को दे रहे थे समीर जी, इसका असर भी ये पड़ेगा, चूँकि लोगों को लग रहा है कि अगर इनके साथ रहेंगे तो पैन इंडिया पार्टी तो यही है। उसका असर तो जो उनके सहयोगी दल हैं उस पर है ही, लेकिन सहयोगी दल अब ये सोच रहे हैं उस स्थिति में जब काफ़ी कुछ उनका नुकसान हो चुका है। तमाम सहयोगी दलों का तो अब अस्तित्व ही बिल्कुल दांव पे लगा हुआ है, समाप्ति की ओर है, जिसकी चर्चा हम लोगों ने एक दो दिन पहले कार्यक्रम में भी की थी। तो अब सहयोगी दल पहली बात तो बचे कौन है, और जो बचे हुए हैं उनका वो जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं, और उनका कितना फ़ायदा बीजेपी को हो पाएगा। यहाँ जो अभी आपने जो लखनऊ में जेपी नड्डा की बात की कि वो थे वहाँ पर, प्रदेश कार्यकारिणी की कार्य समिति की वहाँ बैठक हुई, पूरे प्रदेश भर के तमाम वहाँ पर जो पार्टी के नेता हैं मौजूद रहे, जनप्रतिनिधि मौजूद रहे, सांसद, एमपी, एमएलए वगैरह। और
वहाँ संगठन और सरकार को लेकर के पहली बड़ी बैठक थी जो लोकसभा चुनाव की समीक्षा के लिए। जिस तरह से वहाँ निकल कर के चीज़ें आई हैं कि सरकार वर्सेस संगठन, सरकार बनाम संगठन को लेकर के बहुत महत्वपूर्ण रहा। एक बड़ा बयान कल से ही केशव प्रसाद मौर्य का छाया हुआ है कि सरकार से बड़ा संगठन है और संगठन की वजह से ही सरकार है। और दूसरी ओर योगी आदित्यनाथ, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ये बयान कि जब तक हम सरकार में हैं तभी तक कार्यकर्ताओं का सम्मान बना हुआ है, क्योंकि ये बड़े आरोप लग रहे थे कि कार्यकर्ताओं का अपमान हुआ जिसकी वजह से सबसे ज़्यादा नुकसान पार्टी को उठाना पड़ा है। तो ये समीक्षा बैठक में अब सीधे तौर पर इन जो संगठन और सरकार के बीच में द्वंद्व चल रहा था, अब वो बिल्कुल मुखरता के साथ और सीधे तौर पर सामने आने लगा है। क्या इन परिस्थितियों में उनके जो गठबंधन के सहयोगी दल हैं वो कितना भरोसा करेंगे? देखिए, गठबंधन के सहयोगियों को तो उन पर भरोसा नहीं है और एक तरह से कहा जाए कि वहाँ जो है संघर्ष शुरू हो चुका है गठबंधन के सहयोगियों से। केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल, उन्होंने योगी आदित्यनाथ को चिट्ठी लिखी थी कि आरक्षण को लेकर के कि किस तरीके से नाइंसाफ़ी हो रही है, आप समझ सकते हैं। उधर जो संजय निषाद की पार्टी है, राष्ट्रीय लोकदल है, ओम प्रकाश राजभर है, वो 10 जो उपचुनाव होने वाले हैं उनमें सीटें मांग रहे हैं कि 2-2 सीटें उसको सबको दी जाए। तो अब अगर 6 सीटें इनको दे दी जाएंगी तो बीजेपी क्या 4 सीटों पर लड़ेगी। तो ये वहाँ अंदरूनी संघर्ष शुरू हो गया। उस अंदरूनी संघर्ष से ज़्यादा महत्वपूर्ण ये है समीर जी कि जो पूरे देश भर के अंदर जो परिस्थितियाँ बन रही हैं और बहुत सारी खबरें आ रही हैं। अब जैसे महाराष्ट्र की अभी हम लोग जो चर्चा कर रहे थे, पहले महाराष्ट्र को निपटा लेते हैं, उसके बाद फिर उत्तर प्रदेश में भी आते हैं। महाराष्ट्र में जो चल रहा है समीर जी, ये साफ तौर पे जाहिर कर रहा है कि वहाँ सरकार के अंदर बेचैनी है, सरकार के लोगों के अंदर बेचैनी है और उनको समझ में आ रहा है कि ये एक सरकार जो है ये बहुत अब कम दिनों की है और शायद चुनाव की घोषणा होती है ये सरकार ढह जाएगी। जनता का मूड जो है, आज संजय राउत का सुबह सुबह एक बयान आया है, उन्होंने एक बड़ी बात कही है कि डेमोक्रेसी की हत्या जैसे शब्दों का उन्होंने इस्तेमाल किया। उसमें उन्होंने कहा है कि भाई अगर सर्वोच्च न्यायपालिका जो उसके अंदर जो चीज़ें चल रही उसकी कार्यप्रणाली जो है उसकी है और जो केंद्रीय मंत्री, गृह मंत्री हैं और प्रधानमंत्री, इन 3 को उन्होंने खासतौर से जिम्मेदार ठहराया और कहा है कि अवैध सरकार जो है वो चल रही है महाराष्ट्र में। मैं चाहता हूं कि अगर हमारे पास संजय राउत की बाइट है तो उसको हम एक बार सुनवा देंगे। संजय राउत क्या रहे हैं समीर जी? ये सुना जाए संजय राउत क्या कह रहे हैं। अगर ये हम लगभग 2.5 साल से सर्वोच्च न्यायालय के सामने हमारा माथा फोड़ रहे हैं। हमारे 40 MLA और शरद पवार साहब के राष्ट्रवादी कांग्रेस के 40 MLA जिसने पार्टी बदल दी है उसके खिलाफ एक पिटीशन चल रही है और जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा है ये गैरकानूनी है, ये सीधा पक्षांतर विरुद्ध जो कानून है, दल बदल कानून के खिलाफ है। ये कहाँ है? सब कुछ गैर कानूनी है, फिर भी एक गैर संवैधानिक सरकार महाराष्ट्र में अगर कोई चला रहा है तो मैं मानता हूँ ये संविधान की हत्या है। सिर्फ इमरजेंसी का एक दिन संविधान की हत्या नहीं है और ये संविधान की हत्या देश के गृह मंत्री, देश के प्रधानमंत्री न्यायालय के माध्यम से कर रहे हैं। हम 2.5 साल से सर्वोच्च न्यायालय के सामने ये मुद्दा लेकर खड़े हैं कि महाराष्ट्र में एक अनकॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट सरकार केंद्र की मदद से चल रही है। वो खुलेआम विधायक हो, सांसद को खरीदी बिक्री, बराबर परचेस डीलिंग कर रही है और हमें सिर्फ तारीख पे तारीख मिल रही है, तारीख पे तारीख। 14 जुलाई को आर्गुमेंट होने वाला था या अंतिम, अब 14 अगस्त दे दिया। हर तारीख जो हमको मिलती है इस मामले में वो हर तारीख संविधान की हत्या मानता हूँ मैं। और उसके लिए हमारी न्याय व्यवस्था, सुप्रीम न्याय व्यवस्था, देश के गृह मंत्री और इस देश के प्रधानमंत्री जिम्मेदार। जिस तरह से क्रॉस वोटिंग हुआ है और जिस तरह से ज़्यादा वोट्स इस अनकॉन्स्टिट्यूशनल असंवैधानिक सरकार को मिले हैं तो सभी ने अपने सीने पर हाथ रखकर कहना चाहिए कि मैंने किसको वोट दिया और नहीं दिया है। फिर हमारे महाविकास आघाड़ी के जो साथी हैं, चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे और भी है लोग, हाँ ना कांग्रेस के साथ जो बेईमानी हुई है उनके लोगों ने की है, उसके लिए कौन जिम्मेदार है? कानून, संविधान की हत्या करने वाले जो दिल्ली में बैठे हैं, जो मुख्यमंत्री पद पर बैठे हैं, उनका इस्तीफा होना चाहिए।
हम 40 हमारे जो एमएलए और एनसीपी के 40 एमएलए के खिलाफ जो हमारी पिटीशन है इसलिए है, उनको डिस्क्वालीफाई करिए। जब ये न्यायालय करेगा तभी इस प्रकार से जो गैर संवैधानिक काम करते हैं विधायक उनको कहीं ना कहीं रोक लगेगी। लेकिन उसके लिए इनकरेजमेंट देने का काम हमारी न्याय व्यवस्था, हमारा गृह मंत्रालय। तो बड़ी बात कह रहे हैं संजय राउत की जो महाराष्ट्र की सरकार चल रही है असंवैधानिक है, संविधान के बियॉन्ड जाकर के उसका गठन हुआ है। जाहिर तौर पर ये तो चर्चाएं पहले से चली रही हैं और है भी उस तरह से कि दूसरी पार्टियों के तोड़ करके, और वो मामले अभी मतलब सब जुडिस भी हैं। ये जो बात उन्होंने कही कि एक दिन की इमरजेंसी को, एक बात की इमरजेंसी को लेकर के इतनी हाय तौबा मचाई जा रही है। और एक बात दर्शकों को ये भी स्पष्ट कर दें कि जो इमरजेंसी लगी थी 1975 में, वो संवैधानिक प्रावधानों के तहत लगी थी। संविधान के अनुच्छेद 352 में इमरजेंसी का प्रावधान है। हालांकि उसके बाद किन परिस्थितियों में लग सकती है उसमें बदलाव किया गया, संविधान में संशोधन किया गया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी उसको एक संविधान के विरुद्ध जाकर के बता रही है। पर हाँ, उस दौरान जो चीजें हुई थी वो बहुत सारी ऐसी चीजें थी कि बिल्कुल एक जो तानाशाही सरकारें किया करती हैं वो थी, वो एक अलग डिस्कशन का विषय है। लेकिन जो महाराष्ट्र की घटना का उल्लेख कर रहे हैं, क्रॉस वोटिंग का कर रहे हैं, क्रॉस वोटिंग अभी महाराष्ट्र में हुई है, इसके अलावा हम लोग पिछले लगातार इन चीजों को देख रहे हैं, सरकारों को बदलने का खेल कि निर्वाचित सरकार कोई होती है और बाद में टूट करके दूसरी पार्टी की, जिसके खिलाफ जनमत मिला रहता है, उसकी सरकारें बन जाती हैं। तो ये चीजें ये क्या दिखा रही हैं और महाराष्ट्र में किस तरह इसका प्रभाव पड़ने वाला है आगामी दिनों में? देखिए, इसके महाराष्ट्र में जो आगामी दिनों में प्रभाव पड़ेगा वो कई सारे जो प्री पोल सर्वे आ रहे हैं वो भी बता रहे हैं समीर जी। और जाहिर सी बात है कि जो प्री पोल सर्वे आ रहे हैं वो जो बता रहे हैं वो राजनीतिज्ञों के अपने भी सर्वे होते हैं और वो भी कोई कम समझदार नहीं होते। जाहिर सी बात है कि उनका जो काम है तो उसके प्रति वो मतलब जानकार होते ही हैं कि जनता का मूड क्या है। तो छगन भुजबल अगर जाकर के शरद पवार से मिल रहे हैं, ये वही छगन भुजबल हैं जब ये छोड़ के गए थे अजीत पवार के साथ, तो ये कह रहे थे कि मेरा भी 50 साल का राजनीति का अनुभव है। और ठीक है, पवार साहब हमारे नेता हैं, लेकिन मेरा भी 50 साल राजनीति का अनुभव है। तो 50 साल की राजनीति का जिन छगन भुजबल का अनुभव है समीर जी, अगर वो जाकर के चुनाव से एन पहले शरद पवार से मिल रहे हैं तो क्यों मिल रहे हैं सब समझ सकते हैं। जो राजनीति नहीं करते हैं वो भी समझ सकते हैं कि बाहर बैठ करके इस बात को कि छगन भुजबल शरद पवार से मिलने क्यों गए हैं। और छगन भुजबल लगातार जो है वो भारतीय जनता पार्टी के प्रति आक्रामक रहे हैं। लोकसभा चुनाव के बाद जब परिणाम आए तो सबसे पहले छगन भुजबल का ही बयान था, उनका कहना था कि भाई हमको तो 4 सीटें लड़ने को नहीं मिली थी और 2 पे एकनाथ शिंदे के प्रत्याशी थे हमारी पार्टी के सिंबल पे, हम 2 सीटें लड़े, उसमें हम 1 जीते 1 हारे। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी क्यों हार गई? ये सवाल सबसे पहले उठाने वाले भारतीय जनता पार्टी के सहयोगियों में छगन भुजबल ही थे, जिन्होंने सबसे पहले सवाल उठाया कि भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश में इतनी ज़बरदस्त हार क्यों हो गई। वहाँ तो अजीत पवार नहीं थे, मतलब उनका कहने का ये था, चूंकि वो RSS का एक जो मुखपत्र ऑर्गेनाइजर उसमें एक लेख लिखा गया था, उसमें कहा गया था कि अजीत पवार को साथ लेने की वजह से भारतीय जनता पार्टी को नुकसान हुआ। अब ये नुकसान अजीत पवार को साथ लेने की वजह से हुआ या प्रधानमंत्री ने अजीत पवार को भ्रष्टाचारी कहा था और फिर अपने साथ शामिल कर लिया था 7 दिन बाद ही, इसकी वजह से नुकसान हुआ, ये भारतीय जनता पार्टी को उसके समर्थकों को स्पष्ट करना चाहिए कि ये नुकसान अजीत पवार की वजह से हुआ या प्रधानमंत्री की बातों की वजह से हुआ कि वो जो उनकी गारंटी दी जा रही थी वो गारंटियाँ खोखली लोगों को लगी कि ये खोखली गारंटियाँ, ये जिसको भ्रष्टाचारी कहते हैं उसको अपने साथ शामिल कर लेते हैं। अब ये जो सब चल रहा है समीर जी महाराष्ट्र में, ये आने वाले दिनों में हमको रोज़ इस तरीके की गतिविधियाँ मिलेंगी देखने को, और एक दिन में हमको 3-3, 4-4 इस तरीके की भेंट मुलाकात ये सब देखने को मिल सकती हैं। राहुल गांधी का वहाँ दौरा महाराष्ट्र का होता है, किस तरीके से राहुल गांधी वहाँ जाते हैं, लोगों से मिलते हैं, ये सारी चीज़ें सब सामने आ रही हैं। और 22 जुलाई को वो किसानों से मिलेंगे, आपने बताया ही अभी कि 22 जुलाई को किसान यहाँ आ रहे हैं। लेकिन जो महाराष्ट्र में चल रहा है समीर जी, इस पर काफ़ी अब ज़्यादा नज़र रखने की आवश्यकता है, क्योंकि महाराष्ट्र एक तरीके से भारतीय जनता पार्टी के लिए वाटरलू जो साबित होने जा रहा है विधानसभा चुनाव में और लोकसभा चुनाव में भी साबित हुआ वाटरलू। तो ये अब आने वाले दिनों में और होगा। अभी एक जो वहाँ का एक मराठी मीडिया ग्रुप है, उसका एक प्री पोल सर्वे आया है और उसके प्री पोल सर्वे में जो आया है वो बताया गया है कि 48% लोगों ने महाविकास आघाड़ी के पक्ष में बातें कही हैं और मात्र 33% लोगों ने महायुति के समर्थन में बातें की हैं। बाकी जो है वो नोटा या अन्य उसकी तरफ गए। यानी कि 48% अगर लोग एक तरफ जा रहे हैं और महायुति की तरफ जा रहे हैं समीर जी, और मात्र 33% महायुति की तरफ जा रहे हैं, तो आप समझ सकते हैं कि जब ये सीटों में तब्दील होगा
आने वाले समय में उसकी क्या स्थिति उसकी क्या स्थिति होगी, यानी कि एकदम लैंडस्लाइड विक्ट्री की तरफ वहाँ महाविकास अघाड़ी, इंडिया गठबंधन वहाँ उस तरफ होगा। तो यानी महाराष्ट्र में खेल शुरू हो चुका है। ममता बनर्जी भी जब गई थी अभी अंबानी की बेटे की शादी में, फिर उद्धव ठाकरे के साथ जब वो कर रही थी प्रेस कॉन्फ्रेंस, तो उन्होंने सवाल किया कि भाई, उनसे पूछा गया कि ये सरकार स्थिर, उनका कहाँ से है स्थिर सरकार है, आप कैसे कहते हैं स्थिर है। और फिर उन्होंने कहा कि वो यहाँ आएंगी और उद्धव ठाकरे के लिए प्रचार करेंगी। उन्होंने कहा, और कहा उनके खेल तो शुरू हो चुका है। उनसे पूछा गया खेला हुआ, उनका नहीं खेला हुआ, नहीं खेला हो चुका है, होगा नहीं होगा, शुरू हो चुका है। वो महाराष्ट्र में अब कहाँ तक पहुँचेगा ये देखना है। बिल्कुल, लोकसभा चुनाव के पहले से ही जो खेला शुरू हुआ, चुनाव में जो उसका परिणाम आया, उपचुनाव में जो उसका परिणाम आया और महाराष्ट्र की ओर बढ़ रहा है, वो तो उसका क्या परिणाम होगा, तो खेला तो वास्तव में ऑलरेडी शुरू हो चुका है। ये बात अभी आपने जो कही कि जो ऑर्गेनाइजर ने लिखा था कि अजीत पवार की वजह से हारे, निश्चित तौर पर महाराष्ट्र में जो एक पब्लिक का जो परसेप्शन बीजेपी के विरोध में बना है, उसके पीछे ये बड़ा कारण था। ये नहीं कि अजीत कि वो जब एक बार नहीं 2-2 बार आए और गए, जब आ रहे हैं तो जब पार्टी उनके साथ नहीं है तब उनके ऊपर एक से एक आरोप लग रहे हैं, छापेमारी हो रही है ईडी सीबीआई इनकम टैक्स की, और जैसे ही वो आ रहे हैं तो उनको क्लीन चिट मिल जा रही है, फिर छोड़ के जा रहे हैं, फिर कार्रवाई हो रही है। ये जो खेल हो रहा था, ये वाला खेल, इससे लोगों ने बिल्कुल एक तरीके से नफरत सी उनके अंदर पैदा हो गई इस तरह की राजनीति को लेकर के, और वास्तव में ये परिणाम। और लेकिन जब ये दोबारा आएंगे तो आप देखिएगा फिर से इनके ऊपर उसी तरह के हमले होने लगेंगे, जिसकी संभावना दिख रही है कि आने वाले हैं। लेकिन तब क्या बीजेपी क्या जवाब देगी कि उसने 2-2, 3-3 बार जब शामिल किया, सरकार उनके साथ बनाई और केसेस खत्म हो गए, भ्रष्टाचार उनका खत्म हो गया, क्या उसके पास रहेगा कोई जवाब? हालांकि इस तरह के सवालों के जवाब जल्दी देती नहीं है, अब उसको शायद देना पड़ेगा। नहीं, सवाल नहीं देगा तो जनता फिर जवाब दे ही रही है। नहीं, जवाब तो जनता ही देगी समीर जी। अब बारी जनता की है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को जो करना था वो भारतीय जनता पार्टी कर चुकी, और जो भारतीय जनता पार्टी आगे आने वाले चुनाव में करेगी उसका भी जवाब जनता देगी। जनता को ही जवाब देना है, और सबसे बड़ा जवाब लोकतंत्र में समीर जी ये जनता का ही होता है। तो जनता का जवाब ही सर्वोपरि है। आज ही जो है वो RSS के एक नेता है, उनका बयान है कि लोकतंत्र में जनता सर्वोपरि है। भारतीय जनता पार्टी को 240 सीटें मिली हो, उसका सम्मान किया जाना चाहिए। यानी RSS जो है, जो समझा जाता है कि साहब बैकबोन है भारतीय जनता पार्टी की, हालांकि JP नड्डा ने कह दिया था कि अब उनको RSS की जरूरत नहीं है, लेकिन वो RSS जो है वो खुद भारतीय जनता पार्टी को समझा रहा है कि जनादेश का पालन कीजिए, आप 240 में आप इसको स्वीकार कीजिए, जनता ने आपके खिलाफ मत दिया है, ये RSS अब कहने लगा है समीर जी। तो जो विपक्ष बातें कर रहा है, जो राहुल गांधी कह रहे हैं कि आप नीचे आ गए हैं, 303 से आप 240 पे आ गए तो आपकी हार हुई है, इस बात को अब RSS कह रहा है, और ये बात नरेंद्र मोदी को समझनी चाहिए। हालांकि नरेंद्र मोदी जो कह रहे हैं कि बहुत बड़ी जीत हुई है, 30 बार प्रधानमंत्री बन गए, उनको ये भी जीत लग रही है। अगर आप 303 से 240 पे आ जाए, अगर ये जीत है, तो अगर आप 120 पे आए तो इसका मतलब और बड़ी जीत होती फिर। तो ये जीत जो है वो किस तरीके की जीत है, वो तो नरेंद्र मोदी जाने किस तरीके की जीत है वो कह रहे हैं। लेकिन RSS अब उनको समझा रहा है कि आपकी ये जीत नहीं है, ये आपकी हार है, और जनता ने जो आपको दिया है जनादेश, उसका आप सम्मान कीजिए, उसका पालन कीजिए। तो जो आपने सवाल किया समीर जी, महाराष्ट्र में आगे आने वाले दिनों में क्या होगा और क्या भारतीय जनता पार्टी इन चीज़ों का जवाब दे पाएगी नहीं दे पाएगी। भारतीय जनता पार्टी जो कर रही है समीर जी, उसको लग रहा है कि शायद अजीत पवार की वजह से नुकसान हुआ, ये कहा गया, तो अजीत पवार को अब थोड़ा सा अलग कर दिया जाए। लेकिन फिर लगता है कि अगर अजीत पवार अलग हो गए तो ये और ज़्यादा नुकसान पहुँचाएंगे जी, बिल्कुल। तो जनता में संदेश जाएगा कि चुनाव जब आया तो इन्होंने अजीत पवार को अलग कर दिया, अब उस बाद अजीत पवार के लोग खड़े होंगे तो वो भी भारतीय जनता पार्टी को नुकसान पहुंचाएंगे, क्योंकि अजीत पवार अब शरद पवार को या इंडिया गठबंधन को नुकसान पहुंचाने की स्थिति में नहीं है। और क्या ये समझना होगा ना बीजेपी को कि अजीत या संघ परिवार को कि अजीत पवार की वजह से क्यों नुकसान हुआ। अजीत पवार की वजह से नुकसान ये हुआ कि जिसके ऊपर आप हमले कर रहे थे, भ्रष्ट बता रहे थे, महाभ्रष्ट बता रहे थे, पता नहीं कौन कौन सी उपमाएं दे रहे थे, उसी को आप अपने साथ बार बार ले रहे हो, तो नुकसान इस वजह से हुआ। तो अब अजीत पवार को आप किनारे कर देंगे या वो खुद ही चले जाएं तो इसकी वजह से अब आपको फायदा नहीं हो जाएगा। हाँ देखिए, फायदा परसेप्शन बन गया, परसेप्शन बन गया, और ये मैसेज चला गया कि आपको अजीत पवार का साथ इसलिए चाहिए था कि आप उस समय एकनाथ शिंदे को जिच करना चाहते थे।
आपको लग रहा था कहीं सुप्रीम कोर्ट से कोई फैसला ना आ जाए एकनाथ शिंदे के खिलाफ तो आपकी सरकार गिर जाएगी, तो आप अजीत पवार को बना देंगे, तो आपने उसका एक बी प्लान तैयार करके रखा। आपको इसलिए अजीत पवार की आवश्यकता थी और एकनाथ शिंदे से ज़्यादा विधायक उनके साथ आ गए, तो आपको ये लगा कि अब ये जो है मामला ठीक ठाक हो जाएगा। लेकिन हो जो रहा है समीर जी, वो ये हुआ कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ अब जनता में मैसेज चला गया, और ये मैसेज चला गया कि इनकी भ्रष्टाचार के खिलाफ जो बातें हैं ये खोखली हैं, सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचारी इनके साथ हैं और ये हर भ्रष्टाचारी को ला करके अपनी वॉशिंग मशीन में धो देते हैं। अब मैं देख रहा हूँ कि एक वो जो सर्वश्रेष्ठ चैनल कहता है सबको अपनी सबसे आती है चलने का, वो एक भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से सवाल कर रहा था, पूछा था कि भाई आप इन लोगों को ले क्यों लेते हैं अपनी पार्टी में? आप हेमंत विश्व शर्मा को आपने क्यों ले लिया, अजीत पवार को आपने क्यों ले लिया? आप ही इन पे आरोप लगाते हैं। वो उनका कि आप चले जाइए, कोर्ट प्रवक्ता बोले उनका मैं क्यों चला जाऊँ कोर्ट, आपने कहा था ये भ्रष्ट है। तो यानी अब जो मीडिया जो भारतीय जनता पार्टी का भी बचाव किया करता था, अगर वो भी ये सवाल उठा रहा है कि आप इनको क्यों ले लेते हैं जब आप इन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हैं, तो आप बताइए फिर ये चीज़ें कि आप जनता के बीच नहीं होंगी? निश्चित तौर पे जनता के बीच हो, जनता के बीच ये समझ बन रही है कि आप जो हैं वो भ्रष्टाचार के नाम पे जो आप बातें करते हैं ये खोखली बातें हैं। आपके साथ कोई आ जाता है तो भ्रष्टाचार करने की खुली छूट है, आपसे दूर चला जाए तो भ्रष्टाचारी हो जाता है। तो ये भ्रष्टाचार अब कोई पैमाना नहीं है। और देखिए जिस तरीके से महंगाई को लेकर के और भ्रष्टाचार को लेकर के मुद्दे बने, रोजगार को लेकर के, कल जेपी नड्डा वहाँ लखनऊ में क्या बोल रहे थे, मतलब हवा में उड़ाना चाहते थे कि महंगाई, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार के मुद्दे, लेकिन ये हवा के मुद्दे नहीं है। चूंकि इन मुद्दों पे मात मिली है भारतीय जनता पार्टी को और उसे शिकस्त हासिल हुई है, तो अब इन मुद्दों पे बात करनी पड़ रही है। भले ही वो दूसरी तरीके से बात कर रहे हो, लेकिन इन पे बात करनी पड़ रही है भारतीय जनता पार्टी को। तो यही जनता की ताकत है समीर जी। बात तो कर रहे हैं लेकिन तमाम नेता उनके अभी भी हवा में उड़ रहे हैं। आपने 2-3 दिन पहले गृह में वहाँ के जो कृषि मंत्री हैं सूर्य प्रताप शाही, उनका बयान सुना ही होगा कि 100 रुपये से ज़्यादा तो कहीं दाल मिल ही नहीं रही है, 200-250 रुपये किलो जबकि मार्केट में है। तो यानी अभी भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ा है। लेकिन एक महत्वपूर्ण बात आपने जो कही है कि वह मतलब दिखाएं नहीं या बात करें इन मुद्दों पर जिनको लेकर के कि उसको हवा में उड़ा देते थे, उस पर वो बात कर रहे हैं। लेकिन फिर वही चीज़ें आ जाती हैं कि कैसे समझा जाए। अभी शायद परसों की ही बात है कि प्रधानमंत्री ने कहा कि हमने 3-4 साल में 8 करोड़ रोजगार दिए। अब 8 करोड़ रोजगार, उसका बड़ा सोशल मीडिया में मजाक भी उड़ रहा है कि भाई 8 करोड़ रोजगार किनको मिल गया, कौन लोग हैं जो इसके लाभार्थी कौन से लोग हैं। तो ये चीज़ें क्या है कि अपनी जो कमियां हैं उनको आप ढक रहे हैं, या जिस तरीके से आप ढकने की कोशिश कर रहे हैं वो आपके और खिलाफ चली जा रही हैं। और होता यही है कि जब कई बार होता है टाइम आपका, जब समय अच्छा रहता है तो बहुत सारी ख़राब चीज़ें भी आपके फेवर में चली जाती हैं। कई बार ये होता है कि ख़राब चीज़ें तो जा ही रही हैं अगेंस्ट में, अच्छी चीज़ें भी अगेंस्ट में चली जाती हैं। तो ये इस तरह के बयान अब पार्टी को नुकसान और ज़्यादा नुकसान पहुँचाने वाले हैं। देखिए असल में ये चीज़ें जो है उनके समझ में नहीं आ रहा है। हाँ, ये चीज़ें जब घमंड होता है तो वो होता है, और घमंड अभी तक भारतीय जनता पार्टी का चकनाचूर नहीं हुआ है। ये बड़ी सोचने का विषय है, क्योंकि जनता ने जिस तरीके से अपना मत दिया उससे तो भारतीय जनता पार्टी का घमंड चकनाचूर होना चाहिए था। लेकिन प्रधानमंत्री की बातें और उत्तर प्रदेश के जो कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही, उनका बयान कि 100 रुपये किलो से ज़्यादा कहीं दाल नहीं है, ये सब इस तरफ इशारा करते हैं कि निश्चित तौर पर अभी इनका घमंड बरकरार है और ये ज़मीन से कटे हुए लोग हैं बिल्कुल। अगर प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि 8 करोड़ रोजगार दिए तो किन कुल लोगों को रोजगार दिया, अभी सवाल उठ रहे हैं। आप जो है किस सेक्टर में दिए, जो रोजगार का डाटा है वो आप नहीं दे रहे हैं, वो डाटा क्या आ रहा है ये भी आप नहीं बता रहे हैं क्या चल रहा है। तो इसको लेकर के भी बहुत सारी चीज़ें हैं, तो इसको देखना होगा कि ये क्या चल रहा है। तो अब ये जैसे उत्तर प्रदेश में ही थे, अब वहाँ उत्तर प्रदेश में जो विवाद चल रहा है सरकार और संगठन के बीच में, आपने भी समीर जी बताया कि संगठन और सरकार को लेकर के केशव प्रसाद मौर्य ने कह दिया संगठन बड़ा है, योगी जी ने कह दिया कि अगर सरकार जो है वो नहीं होगी तो कार्यकर्ता का सम्मान नहीं होगा। बातें दोनों की सही हैं। संगठन की वजह से सरकार है और सरकार है तो कार्यकर्ता का सम्मान है, निश्चित तौर पर ये बातें सही हैं। लेकिन सवाल ये कि प्राथमिक चीज़ क्या है। अब अगर सरकार है और कार्यकर्ता का सम्मान नहीं है तो भी इस पर नाराजगी बढ़ती है और वो अगले चुनाव में फिर नुकसान पहुंचाती है। और अगर कार्यकर्ता नहीं है, संगठन नहीं है, तो फिर सरकार कैसे बनेगी। भारतीय जनता पार्टी तो संगठन के भरोसे ही रहती है। बताया जाता है कि संगठन उनका बड़ा मजबूत है, पन्ना प्रमुख होते हैं। हालांकि वो पन्ना प्रमुख कहाँ चले जाते हैं जब हार होती है तो पता नहीं चलता है। लेकिन जो गायब थे इस बार चुनाव से पहले भी वो गायब दिख रहे थे, उस तरह का उत्साह उनके अंदर नहीं दिखाई पड़ रहा था। और एक चीज़ और इसमें जो योगी आदित्यनाथ ने चुनाव समीक्षा के दौरान एक बड़ी महत्वपूर्ण बात कही है, उन्होंने कहा जो हार के तमाम कारण उन्होंने गिनाए उसमें एक बड़ा कारण उन्होंने ये भी गिनाया कि
अति आत्मविश्वास जो हमारे अंदर था, वो सीधे तौर पर 400 पार के नारे को कर रहे थे। उनका सीधा इशारा जो है प्रधानमंत्री मोदी की ओर था, क्योंकि पूरी तरीके से चुनाव जो है वो फेस पर लड़ा गया मोदी जी के। यानी ये अति आत्मविश्वास ही था कि कोई और फैक्टर यहाँ काम नहीं करेगा सिवाय मेरा चेहरा। तो ये सीधा उनकी ओर निशाना था। जो ये दिख रहा है कि चुनाव के बाद से, चुनाव परिणाम के बाद से केंद्र और खास तौर से उत्तर प्रदेश की जो स्टेट यूनिट है उसके बीच में एक भयंकर घमासान चल रहा है। और वो समीक्षा बैठक में भी योगी आदित्यनाथ सिर्फ इतना ही नहीं कह रहे थे समीर जी, वही कई बातें कही और इसी में उन्होंने जोड़ा कि हमने मोदी जी के नेतृत्व में 2014, 2017, 2019, 2022, 2024 के चुनाव जीते। यानी कि सारी जिम्मेदारी उन्होंने मोदी जी के सिर पर डाल दी कि हार जो हुई है वो आपकी वजह से हुई है, चूंकि हमने आपके नाम पे चुनाव जीते थे। मतलब जो चुनाव हमने जीते थे वो आपके नाम पे जीते थे, तो ये हारे हैं तो मेरे नाम पे नहीं हारे, जीतने वाले का श्रेय भी दे रहे हैं। हाँ, जीतने का श्रेय। अब आप ये नहीं कह सकते साहब उन्होंने जीतने का श्रेय दिया, उन्होंने दे दिया जीतने का श्रेय। 2014, 2017, 2022, 2019 सब उन्होंने श्रेय दे दिया। 2024 की हार का श्रेय भी मोदी जी को दे दिया कि आपकी वजह से हारे हैं। और फिर कहना है कि अति आत्मविश्वास, ये अति आत्मविश्वास का था, ये अति आत्मविश्वास 400 पार का ही था। और जिसको लगातार जो चाहे एकनाथ शिंदे हों, चाहे वो छगन भुजबल हों, चाहे अजीत पवार हों, बीजेपी के और लोग हों, वो भी सब ये कहते हैं कि अति आत्म ये जो था 400 पार का नारा, इसकी वजह से नुकसान हुआ। संविधान को लेकर के बातें हुई कि संविधान को बदलने का जो मसला था, ये विपक्ष था वो कामयाब हो गया उसको फैलाने में। अब देखिए संविधान की वजह से लेकर के कितनी ज़्यादा परेशान है भारतीय जनता पार्टी। समीर जी, इसको ऐसे समझा सकता है कि एक तो आपने घोषणा कर दी कि साहब वो संविधान हत्या दिवस मनाएंगे आप 25 जून को हर साल। अब अगली 25 जून जब आएगी, जब आप मनाएंगे, तब तक आपकी सरकार होगी नहीं होगी ये सवाल है अभी कि आप होंगे तब तक नहीं होंगे। लेकिन मान लीजिए अगर आप होते भी तो आप मनाएंगे, तो इसका मतलब आपके जहन में अब ये है कि संविधान आपके लिए एक चुनौती था। ठीक है, अब बताया ही जा रहा है, सोर्सेस के हवाले से खबर है कि अब संविधान की लागू होने की 75वीं वर्षगांठ जो है वो सरकार मनाएगी और बड़े पैमाने पर मनाएगी। तो चूंकि विपक्ष से चुनौती मिल रही है संविधान को लेकर के, जिस तरीके से संविधान मुद्दा बना संविधान बचाने का, और इंडिया गठबंधन के तमाम सांसदों ने संविधान की प्रति हाथ में लेकर के शपथ ली, उससे अब ये चीज़ सामने आ गई कि संविधान बड़ा मुद्दा भारतीय जनता पार्टी के लिए है। तो ये मुद्दा किस तरीके से बन रहा है भारतीय जनता पार्टी के लिए संविधान, अब इससे भारतीय जनता पार्टी घबराई हुई है। तो कई सारे मुद्दे जो बन रहे हैं, और ये संविधान का मुद्दा समीर जी महाराष्ट्र में भी असर करेगा, क्योंकि महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव नज़दीक हैं, झारखंड के हरियाणा के भी नज़दीक हैं, तीनों के एक साथ होने हैं। तो इनमें यह संविधान का मुद्दा होगा। तो अब इस संविधान के मुद्दे से किस तरीके से मोदी जी और उनकी पार्टी जो है वो घबराई हुई लगती है समीर जी, ये सारी चीज़ें बता रही हूँ। महाराष्ट्र की गतिविधियाँ जो चल रही हैं वो तो साफ तौर पर इस तरफ इशारा कर रही हैं कि भारतीय जनता पार्टी में घबराहट बढ़ती जा रही है, बौखलाहट बढ़ती जा रही है। और उपचुनाव के परिणाम आने के बाद तो ये बौखलाहट और तेज़ हुई है। और कल जो उत्तर प्रदेश की समीक्षा की बैठक हुई है उसमें चाहे नड्डा जी बोले हों, चाहे योगी आदित्यनाथ बोले हों, चाहे केशव प्रसाद मौर्य बोले, जो भी बोले हैं, उनकी सबकी से एक लब्बो लबाब जो निकलता है समीर जी, वो ये निकलता है कि आने वाले समय को लेकर के भारतीय जनता पार्टी बहुत ज़्यादा चिंतित है। और उनके एक विधायक हैं रमेश मिश्रा, उनका बयान काफ़ी ज़्यादा वायरल हुआ। एक और विधायक है मोती सिंह, उनका भी बयान आया था। हाँ, लगभग कुछ ही अंतर पे, 24 घंटे के अंतर पे। तो मिश्रा जी वो कहते हुए साफ सुने जा रहे हैं कि इंडिया गठबंधन ने और अखिलेश यादव ने जो पीडीए की रणनीति बनाई है उससे अब भारतीय जनता पार्टी के हाथ में कुछ नहीं रहा है, और 2027 में हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है। ये सरकार जब तक चल रही है तब तक चल रही है, ये कहते हुए सुने जा रहे हैं एक तरीके से। तो यानी कि जो भारतीय जनता पार्टी का जो सेकंड लाइन की लीडरशिप है या ज़मीन का कार्यकर्ता है, वो इस बात को समझ चुका है कि ये सरकार जा चुकी है और अब हाथ में कुछ नहीं है। इंडिया गठबंधन बहुत मजबूती के साथ आगे बढ़ रहा है। तो जाहिर सी बात है कि अगर उत्तर प्रदेश का विधायक समझ रहा है समीर जी, तो क्या महाराष्ट्र का विधायक या महाराष्ट्र का कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी का उनके सहयोगी दल होगा नहीं समझ रहा होगा। अजीत पवार के समर्थक जो हैं या एकनाथ शिंदे के समर्थक, क्या वो नहीं समझ रहे हैं कि क्या स्थिति हो रही है। और जैसा मैंने आपको बताया कि एक मीडिया ग्रुप है, उसका सर्वे आया, 48.3% लोग जो है वो महाविकास आघाड़ी को के पक्ष में हैं, और सिर्फ 33% जो है 33 ओनली वो महायुति के पक्ष में है। तो इतना अंतर जो है, मतलब 15% का अंतर अगर ये वोटों में तब्दील होता है और फिर ये सीटों में जब तब्दील होता है तो 15% का अंतर बहुत ज़बरदस्त होता है। समझिए सीटों में तो लैंडस्लाइड विक्ट्री की तब वहाँ महाविकास आघाड़ी चला जाएगा। तो ये जो चीज़ें हो रही हैं, जो महाराष्ट्र में भी हम लोगों ने देखा जिस तरह की चीज़ें हो रही हैं, और उत्तर प्रदेश में जो चीज़ें हो रही हैं, उत्तर प्रदेश में आने वाले दिनों में 10 विधानसभा के उपचुनाव हैं और उनको टालने की भी कोशिश की जाएगी। होगा कि उनको महाराष्ट्र
महाराष्ट्र के विधानसभा के चुनाव के साथ करवाया जाए, उससे पहले न करवाया जाए, ताकि कोई एक नया जो है नैरेटिव ना बनने पाए। ये चीज़ें होंगी समीर जी। अभी महाराष्ट्र में जो स्थितियां बन रही हैं और जिस तरह से छगन भुजबल और शरद पवार की मीटिंग हो रही है, या जैसा आपने बताया कि अभी इस तरह की कई सारी मीटिंग्स होंगी, तो ये इसका मतलब ये है कि, और सर्वे भी आने लगे हैं, चुनाव के पहले के जो सर्वे हैं ये बता रहे हैं कि अब वहाँ मौसम बदलने वाला है, और ये जो राजनेता जिनको मौसम का सबसे ज़्यादा आभास हो जाता है, पहले हो जाता है, तो अब ये लोग अपना उसी के हिसाब अपनी रणनीति और अपनी आगे की जो उनको क्या करना है, किधर जाना है, उसको लेकर के कर रहे हैं। तो ये इसके लिए जैसे अब ठाकरे ने तो सीधे मना कर दिया कि हमारे यहाँ जगह नहीं है, जो लोग चले गए थे। शरद पवार जी को ऐसा क्यों लग रहा है कि इतने सारे मतलब कह लीजिए कि कठोर शब्द वचन बोलने के बाद भी, अजीत पवार ने भी बोले, छगन भुजबल ने भी बोले, सीधा टारगेट किया। अभी तक ये लोग टारगेट सीधा नहीं कर रहे थे शरद पवार को, लेकिन इस बार जब गए थे और सरकार में शामिल हुए तो इन लोगों ने सीधे टारगेट किया। उसके बाद भी शरद पवार इनको क्यों अपने साथ जोड़ना चाहेंगे? क्या उनको इनसे फायदा दिखेगा, या फिर वो एक बार फिर कहेंगे कि गलती कर गए, ये लोग चले गए और लौट आए तो इनका फिर से स्वागत है, घर के ही लोग हैं? देखिए, वो शरद पवार असल में बहुत श्रूड पॉलिटिशियन शब्द अगर इस्तेमाल किया जाए तो हैं शरद पवार, और हाँ उनके लिए किया जाता है। और आपको याद होगा कि जब अजीत पवार पहली बार छोड़ करके गए थे रात में, जब उन्होंने उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली थी, तो शरद पवार का एक बयान बहुत तेज़ी से वायरल हुआ था। वो कंधे पर चढ़ते हुए जा रहे हैं, और फिर उनसे पूछा जाता, तो कह रहे हैं कि नहीं तुम मेरे ऊपर छोड़ दो, मैंने अपने जीवन में ऐसे बहुत से काल देखे हैं, मैं इनसे निपट लूँगा। शरद पवार का ये आत्मविश्वास समीर जी ये काफ़ी ज़्यादा मायने रखता है। और शरद, आपको याद होगा कि विधानसभा चुनाव के दौरान शरद पवार का एक वो वायरल हुआ था वीडियो कि कितनी बरसात में भी जो है वो भाषण दे रहे हैं और भीगते हुए रैली दे रहे हैं। तो 83 साल के शरद पवार जितनी मजबूती के साथ जुटे हुए हैं, और अभी भी वो दमखम के साथ कह रहे हैं कि नहीं मैं अभी इसको खींच के ले आऊँगा, ले भी आए। आज सबसे अच्छा स्ट्राइक रेट महाराष्ट्र में शरद पवार का ही रहा है ना, सबसे अच्छा। और सबसे बड़े, और जो भतीजा जो लोग समझते थे कि साहब भतीजा उनकी रीढ़ है, और मतलब अजीत पवार उनकी रीढ़ है। अजीत पवार को अपने ही गढ़ में जो है उन्होंने मात दी है। बारामती पर जिस तरीके से सुनीता पवार, अजीत पवार की पत्नी की हार हुई, सुप्रिया से जीत करके आई, तो भारतीय जनता पार्टी ने सोचा यह था कि चाचा से भतीजे को लड़ा करके दोनों को निपटा देंगे, तो लेकिन हो उल्टा रहा है। भतीजा तो निपट रहा है अपने कर्मों की वजह से, लेकिन चाचा जो है वो भतीजे को भी निपटा रहे हैं और बीजेपी को भी निपटा रहे हैं। तो चाचा की जो रणनीति है वो अभी भारतीय जनता पार्टी नहीं समझ सकती। और मुझे लगता है कि अमित शाह जैसे चाणक्यों को शरद पवार की चाणक्य नीति समझने के लिए अभी लगता है 70-80 जन्म और लेने पड़ेंगे, तब जाकर के समझ पाएंगे कि शरद पवार खेल क्या करते हैं। शरद पवार आखिरी समय तक समझ में नहीं आते हैं शरद पवार गोटी कौन सी फेंकना है या गोटी किसको जो है वो मारेगी। तो ये शरद पवार की राजनीति। तो शरद पवार जो कह रहे हैं कि जो वापस आ सकता है, इसके पीछे ये कि समीर जी की शरद पवार उन लोगों की भी समझ रहे हैं कि जिन लोगों का अपना छोटा सा अलग जनाधार है। जैसे छगन भुजबल हैं, वो गलड़िया समुदाय से आते हैं, तो उनका अपना एक वहाँ जनाधार है, उस ओबीसी के बड़े नेता छगन भुजबल समझे जाते हैं। छगन भुजबल अगर इधर आते हैं तो ये जाहिर सी बात है कि शरद पवार की ताकत में और इजाफा करेंगे, है ना, जो पहले के साथ में थे। हालांकि पहले वो शिव सैनिक रहे हैं छगन भुजबल, और काफ़ी मतलब बाला साहब ठाकरे के समय में ही वो छोड़ के चले गए थे, और फिर एनसीपी शामिल हुए थे। और जिस समय शामिल हुए तो बड़ी ज़बरदस्त उन्होंने रैली की थी छगन भुजबल ने। तो बड़े नेता छगन भुजबल हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। छगन भुजबल अगर इधर आते हैं तो ये भारतीय जनता पार्टी को नुकसान होगा, अजीत पवार का नुकसान होगा। कुल मिलाकर के रणनीति किसकी मजबूत होगी? शरद पवार की रणनीति और राजनीति वो मजबूत होगी। तो शरद पवार इसलिए कह रहे हैं कि जिनको आना है वो आ जाएं, चूँकि हो सकता है लोग चले गए हों, सरकार का दबाव है बहुत से लोगों के ऊपर है, जैसे नवाब मलिक के ऊपर दबाव है ईडी सीबीआई का, उनको लेकर के, तो और लोग हैं उनको लेकर के है, तो वो जो आ सकते हैं वो आ जाएं। ये बताने की एक बात का और भी, जो ये शायद ईडी और सीबीआई के डर से जो लोग गए होंगे, जाहिर सी बात है कि एक तो राजनीतिक फायदा और दूसरा इनका डर, ये दोनों चीज़ें थी जो कि उनको एनडीए के साथ जोड़ने के लिए मजबूर की। अब शायद लोगों को ये भी लग रहा होगा कि ईडी और सीबीआई उस तरह से उतना प्रोएक्टिव होकर के काम नहीं कर पाएगी राजनीतिक दखलंदाजी के साथ जैसा पहले कर रही थी, या इसमें कोई आपको कमी नहीं दिखाई पड़ती है? देखिए, ये सीबीआई का अब काम करेगी नहीं करेगी ये तो आने वाले समय में मालूम पड़ेगा, क्योंकि मोदी जी जिस तरीके से दम ठोक रहे थे राज्यसभा में, उससे तो लगता है कि ईडी सीबीआई उसी तरीके से काम करेगी जिस तरीके से मोदी चाहते हैं और पहले करती रही है। लेकिन परिस्थितियाँ चूँकि समीर जी बदली हुई हैं, ईडी और सीबीआई को भी मालूम है कि ये सरकार जो है वो अस्थिर सरकार है ना। ये दो बैसाखियों के ऊपर टिकी हुई है, और वो दो बैसाखियाँ जिस दिन निकल जाएंगी उस दिन सरकार गिर जाएगी। तो जाहिर सी बात है कि सरकार का दबाव होता है, और कार्यकारी सरकार होती है उसका भी दबाव होता है निश्चित तौर पर। तो वो दबाव तो इन एजेंसियों पर काम करेगा, लेकिन
उस तरीके से काम करता हुआ नज़र नहीं आएगा जिस तरीके से पहले 10 सालों तक दबाव में रहा है और इस काम हुए हैं। तो वो थोड़ी सी कमी आ सकती है। तो लोगों को लग रहा है कि अब दबाव होंगे निश्चित तौर पे, लेकिन वो थोड़े दबाव कम होंगे, ये एक तरीके से लोग समझ सकते हैं। दूसरा ये भी हो सकता है कि ठीक है, जिनको फ़ायदा लेना था साथ में जाकर के सबने अपने केस ख़त्म करा लिए। एक रिपोर्ट आई थी कि 25 केस ईडी के जो समाप्त हुए, उनमें से 23 केसेस जो थे उन नेताओं के थे जो दूसरे दलों को छोड़ करके बीजेपी में आए थे या बीजेपी के साथ आए थे। तो यानी 25 में से 23 लोगों के अगर मुकदमे ख़त्म हो गए ईडी के, समीर जी, तो फिर वो अब नए मुकदमे लिखो, जब नए मुकदमे लिखे जाएंगे तब देखा जाएगा। नए लिखे जाएंगे तो वो फिर पता लग जाएगा कि क्यों लिखा जा रहा है। अच्छा, अब ये कि महाराष्ट्र चुनाव से ही संबंधित, महाराष्ट्र में भी किसानों के बड़े संगठन हैं और जो यहाँ पर दिल्ली में किसान आंदोलन चला था, महाराष्ट्र के भी कई संगठन यहाँ उसमें हिस्सा ले रहे थे, संयुक्त किसान मोर्चा में भी थे। राहुल गांधी 22 तारीख को उनसे मिल रहे हैं। 22 तारीख से संयुक्त किसान मोर्चा ने एक बार फिर से आंदोलन करने को कहा है। हरियाणा के बॉर्डर पर उनको रोका गया था, तो उसको लेकर के भी सुप्रीम कोर्ट ने भी नाराज़गी जताई कि भाई किसानों को रोकने का क्या मतलब है। इन सब चीज़ों को देख करके क्या लग रहा है कि एक बार फिर से किसान जो है, और चूँकि हरियाणा और महाराष्ट्र दोनों में किसानों का अपना एक महत्व है, मतलब एक पॉलिटिकल प्रेशर भी उनका है, तो ये सारी चीज़ें भी इस राजनीति को प्रभावित करने वाली हैं और इसमें इंडिया गठबंधन को ही ये फ़ायदा देने वाली। निश्चित तौर पर इंडिया गठबंधन को फ़ायदा देंगी, चूँकि इंडिया गठबंधन ने जो बात की थी लोकसभा चुनाव के दौरान, समीर जी, उसने कहा था कि हम एमएसपी की लीगल गारंटी देंगे। एमएसपी है। अब लोकसभा के अंदर भी जब बात हुई एमएसपी को लेकर के, तो शिवराज सिंह चौहान जो केंद्रीय कृषि मंत्री हैं वो उठ करके खड़े हुए, उन्होंने कहा कि एमएसपी दी जा रही है, फला उस पर दी जा रही है, फला उस पर दी जा रही है, सब उन्होंने बताने की कोशिश की। तो उस पर राहुल गांधी ने कहा कि फला उस पर दी जा रही है, लीगल गारंटी की बात कर रहे हैं, लीगल गारंटी दीजिए कि इससे कम पे नहीं खरीदा जाएगा, ये गारंटी दीजिए, और ये गारंटी सरकार नहीं दे रही है। तो किसानों की मांग क्या है कि एमएसपी की लीगल गारंटी। और दिक्कत क्या है सरकार को एमएसपी की लीगल गारंटी देने पर, समीर जी? एमएसपी क्या है? मिनिमम सेल्स प्राइस है, मैक्सिमम सेल्स प्राइस नहीं है, मिनिमम सेल प्राइस है, न्यूनतम, इससे कम पे आप नहीं खरीद सकते। यानी जो किसानों की एक तरीके से कहा जाए जो स्थिति है कि वो जितनी लागत आती है वो नहीं मिल रही है। अब बताया जा रहा है कि साहब जो एमएसपी का मसला जिस तरीके से उठा लोकसभा में और राहुल गांधी ने इस पर विवश किया सरकार को, कृषि मंत्री को उठ के खड़ा होना पड़ा, तो अब ये बताया जा रहा है कि जो नया बजट आएगा उसमें जो किसान सम्मान निधि जाती है उसमें कुछ बढ़ोतरी की जाएगी। ये अब सूचनाएं आ रही हैं, शायद इस तरह की हैं। मिनिमम सपोर्ट प्राइस का एक, अगर उसकी लीगल गारंटी की बात हो रही तो एक बड़ा मतलब है कि आपकी फसल की एक कीमत तय कर दी जाएगी और उससे कम कीमत पर, अगर उस कीमत पर आपकी फसल नहीं बिक पा रही है, आपका प्रोडक्ट नहीं बिक रहा है, तो उस कीमत पर सरकार खरीदेगी। उसका लीगल गारंटी है, जिसको कि कांग्रेस पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में रखा हुआ था और इसको लेकर के वो किसान मोर्चा भी कह रहा है और सरकार ने भी उसका आश्वासन दिया था, जैसा कि संयुक्त किसान मोर्चा के नेताओं का कहना है। लेकिन सरकार अभी उस चीज़ को नहीं कर पाई है और किसान मोर्चा का कहना है कि सरकार ने जो आश्वासन दिए थे हमें जब हमने अपना आंदोलन ख़त्म किया था, उनको नहीं पूरा की है। बिजली को लेकर के भी आश्वासन दिए गए थे, तो उन सारी चीज़ों को लेकर के कोई ठोस कदम नहीं उठाए हैं सरकार ने। इसलिए उसको याद दिलाने के लिए वो एक बार फिर से आंदोलन को अपने शुरू करने जा रही है। तो जाहिर सी बात है कि ये किसानों के साथ अगर वादा खिलाफी की गई है, पहली बात तो अगर आप नहीं कर सकते थे, जो बताया जा रहा है कि इस पर बहुत बड़ा बोझ पड़ेगा, आर्थिक बोझ पड़ेगा, तो बोझ अगर पड़ेगा तो आपको आश्वासन नहीं देना चाहिए था। और अगर आपने आश्वासन दिया है, इतना बड़ा कृषक समुदाय है, तो फिर उसको पूरा करना चाहिए। आप नहीं करेंगे तो फिर आंदोलन खड़ा होगा और मुझे नहीं लगता कि इस बार भी आंदोलन को इस तरह से दबाने की कोशिश होगी, क्योंकि बहुत सारी जगहों पर चुनाव भी होने वाले हैं और इस तरह से किसानों के दमन का फायदा नहीं हुआ, बीजेपी को नुकसान नहीं हुआ। आप उस समय तो दबा लेंगे, लेकिन उसका जो पूरा प्रभाव पड़ रहा है देश भर में, वो आपके विरोध में पड़ रहा है, आपके अगेंस्ट पड़ रहा है, जो दिखाई पड़ गया चुनाव में। देखिए, जो और चुनाव में दिखाई पड़ गया, जब लेकर के आए थे जयंत चौधरी को साथ में, तो शायद इसी उम्मीद के साथ लेकर के आए थे कि उसका प्रभाव पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पड़ेगा और किसान जो है वो भारतीय जनता पार्टी के साथ आएंगे, लेकिन हुआ उल्टा। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ही सबसे बड़ा झटका भारतीय जनता पार्टी को लगा, यानी कि किसान जो है वो जयंत चौधरी के नाम पे भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं गए। और जयंत चौधरी को तो दे दिया वोट। हाँ, जयंत चौधरी को तो वोट दे दिया, जयंत चौधरी को दे दिया, बीजेपी को नहीं दिया। तो बीजेपी के साथ ये स्थिति सब जगह होनी है समीर जी, ये हरियाणा में भी होनी है। और जाहिर सी बात है कि हरियाणा में भी विधानसभा चुनाव है और किसान वहीं से आ रहे हैं, और ये अगर आप फिर उनको इस तरीके से रोकने की कोशिश करते हैं, मनोहर लाल खट्टर को आपको हटाना क्यों पड़ा? इसलिए हटाना पड़ा क्योंकि मनोहर लाल खट्टर के खिलाफ आप ये साबित करना चाहते हैं कि मनोहर लाल
साल जो वहाँ किसानों के ऊपर अत्याचार हुआ मनोहर लाल खट्टर ने किया। आप ये जिम्मेदारी मोदी जी के ऊपर या केंद्र सरकार के ऊपर या महाराष्ट्र में या हरियाणा सरकार के ऊपर डालना आप नहीं चाहते। आप एक व्यक्ति को उसके लिए दोषी ठहराना चाहते हैं, जबकि मनोहर लाल खट्टर क्या है भाई? हम सब जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के जितने भी मुख्यमंत्री हैं वो सब कठपुतली हैं, केंद्र उनको चलाता है, सब वो कठपुतली की जोर से बंधे हुए हैं, जो ऊपर से इशारा होता है वही होता है, और सब जो सुबह से लेकर शाम तक मोदी मोदी जपते रहते हैं। मतलब ग्राम प्रधान का भी चुनाव जीतते तो बताते हैं मोदी जी की विजनरी के विजन की वजह से कुशल नेतृत्व में हमने ग्राम प्रधान का चुनाव जीत लिया। तो ग्राम प्रधान का चुनाव भी जब मोदी जी की वजह से आप जीत रहे हैं, तो किसानों पर लाठीचार्ज हो रहा है, उन पर गोले बरसाए जा रहे हैं, तो ये भी मोदी जी की वजह से, इसको भी स्वीकार कीजिए ना। तो ये आप जिम्मेदारी डाल लेंगे मनोहर लाल खट्टर के ऊपर और इसलिए आप उनको हटा देंगे, तो ये अब चीज़ें चलने वाली नहीं है। जाहिर सी बात है कि चूंकि विधानसभा तो जिम्मेदारी डालने की कोशिश हो रही है उत्तर प्रदेश में, लेकिन उत्तर प्रदेश में नहीं डाल पा रहे हैं डायरेक्टली, क्योंकि उत्तर प्रदेश में क्या है कि अगर वहाँ पे उल्टा जिम्मेदारी जो है वो प्रधानमंत्री मोदी का और या केंद्रीय नेतृत्व के ऊपर डालने की ही हो रही है। तो ये इस तरह की तो बीजेपी के जो घटक दल हैं उनके बीच में उठापटक चल ही रही है कि वो उनको अब क्या करना है, अगला कदम क्या है। लेकिन बीजेपी के अंदर भी ये पूरा उथल पुथल मची हुई है, और इस उथल पुथल को लेकर के जो सबसे जो बड़ी खबर अभी आ रही है, एक तो जो घटक दलों के साथ कि घटक दल अब अपना रास्ता दूसरी तरफ देख रहे हैं, वो महाराष्ट्र से आ रही है। पार्टी के अंदर जो कुछ भी चल रहा है वो उत्तर प्रदेश में आ रही है, और उत्तर प्रदेश में इसके पहले प्रदेश कार्य समिति की जो कल बैठक हुई है उसके पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कई मंडलों का दौरा किया। मिर्जापुर मंडल में वो जब गए तो वहां पर अनुप्रिया पटेल मौजूद नहीं थी, यानी उसमें सारे एमपी और जो घटक दल के विधायक, हालांकि उनकी पार्टी के विधायक जरूर आए वहां पर, लेकिन उनकी अनुपस्थिति को लेकर के बड़े सवाल उठ रहे हैं। इसलिए उठ रहे हैं कि अभी कुछ दिन पहले उन्होंने दो मामलों को लेकर के राज्य सरकार को बहुत बुरी तरीके से घेरा था। एक तो नौकरियों में आरक्षण को लेकर के, और एक 69,000 शिक्षकों का जो मामला था कि उसमें सरकार ने ठीक से उसको टैकल नहीं किया है। तो ये सब चीजें जो है वो बीजेपी के अंदर और बाहर जो उथल पुथल है उसका अब सरकार पर तो असर पड़ ही रहा है, और लगातार ये संभावना जताई जा रही है कि मध्यावधि चुनाव होने तय हैं, ऐसा लोग कह रहे हैं। लेकिन आने वाले दिनों में जो चुनाव होंगे उन पर भी ये असर पूरी तरीके से दिखाई पड़ेगा, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। और महाराष्ट्र हरियाणा की गतिविधियों को देख के लग भी रहा है। तो ये महाराष्ट्र हरियाणा की गतिविधियों को देख के लग रहा है कि जो भारतीय जनता पार्टी के अंदर क्या चल रहा है। और समीर जी, कल जो उत्तर प्रदेश में बैठक हुई है वो भी काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, और उसमें जिस तरीके से मतलब व्यंग्यवार छोड़े गए हैं एक दूसरे के ऊपर सरकार की तरफ से और संगठन की तरफ से, यानी केशव प्रसाद मौर्य जो हैं वो संगठन को बड़ा बता रहे हैं, योगी आदित्यनाथ सरकार को बड़ा बता रहे हैं। जबकि संगठन बड़ा है, सरकार तब है जब संगठन है ना। तो लेकिन योगी आदित्यनाथ का कहना भी सही कि सरकार है तो कार्यकर्ता का सम्मान है। मुझे लगता है कि हम लोग बाइट सुनवा सकते हैं कि केशव प्रसाद मौर्य जो है, हाँ, अगर उनका जो उन्होंने बयान दिया है, अगर उनकी बाइट अगर हम लोग सुन सके तो उसको सुनवाएं। उनसे इतना है कहूंगा, आवाज तो यहां सरकारी व्यवस्था में 7 कालिदास दिया। मैं सदा कहता था, आवाज इस प्रदेश कार्य समिति में मैं संगठन के वरिष्ठता हमारे देश के और प्रदेश के नेतृत्व के सामने कह रहा हूं, संगठन सरकार से बड़ा है। संगठन से बड़ा कोई नहीं होता है। संगठन सरकार से बड़ा है, बड़ा था, बड़ा रहेगा। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के नाते यहां जितने भी मंत्रिपरिषद के सब हमारे वरिष्ठ साथी लोग भी बैठे हैं, 7 कालिदास मान का दरबार। मैं अपने को मानी तावड़े जी बैठे हैं, हमारी अरुण जी बैठे हैं, हमारी रेखा बहन जी बैठी हैं, राष्ट्रीय नेतृत्व हमारे किसान मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बैठे, हमारे राज्य मंत्री जी बैठे, सबके सामने कहा मैं उप मुख्यमंत्री अपने को बात मानता हूं, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता पहले मानता हूं। और सबसे जो भी किसी जिम्मेदारी में बैठे, चाहे वो उपाधि के नाते, चाहे मंत्री के नाते, चाहे विधायक सांसद के नाते, सबसे जो जनप्रतिनिधि है उनसे यही अपेक्षा है। हम पहले कार्यकर्ता कुछ बनते क्या नहीं, इसे सभी कार्यकर्ताओं को मान सम्मान दें, उनकी समस्याओं का सर्वोच्च प्राथमिकता के आधार पर समाधान करें।
केशव प्रसाद मौर्य, ये वही कल से ही इसकी काफ़ी चर्चा हो रही है जो उन्होंने कहा कि संगठन बहुत बड़ा है, आक्षेप एक तरह से सरकार के ऊपर। और आपको याद होगा कि चुनाव के परिणाम जब आए उसके कई दिनों तक ये दिल्ली के ही में ही मंडराते रहे, खबरें बहुत सारी चली कि हो सकता है कि बदलाव कर दिया जाए। वैसे बहुमत मिल गया होता तो बदलाव कर भी दिया जाता, जिसकी आशंका पहले से ही जताई जा रही थी। और इसका नुकसान भी भारतीय जनता पार्टी को हुआ कि यूपी में योगी आदित्यनाथ को बदल करके किसी दूसरे को मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है। और कई दिन तक केशव प्रसाद मौर्य दिल्ली में रहे, बहुत सारी चर्चाएं हुई कि शायद उनको प्रदेश अध्यक्ष भी बनाया जा सकता है या उनको जेपी नड्डा के बाद अगला राष्ट्रीय अध्यक्ष भी बनाया जा सकता है। लेकिन कुल मिलाकर के उनके इस बयान के ऊपर योगी आदित्यनाथ ने जो कहा कि हम सब का सम्मान, कार्यकर्ताओं ने कितनी नाराजगी जताई, कुछ भी किया, सरकार है तो सबका सम्मान है, सरकार नहीं रही तो कोई सम्मान नहीं रहेगा, फिर विरोधियों की सरकार रहेगी। और एक चीज उन्होंने और कही कि सरकार है तो कोई उसमें ब्लॉक प्रमुख बन रहा है, कोई उसमें जिला पंचायत अध्यक्ष बन रहा है, मेयर बन रहा है, सभासद बन रहा है। खैर सभासद तो चुन करके आएगा, लेकिन और कई पद ऐसे हैं जो कि सरकार के रहते हुए ही संभव होते हैं। हालांकि वो भी वहाँ भी निर्वाचन होता है, लेकिन वो सरकार जिसकी रहती है वो उसमें भारी पड़ते हैं, अक्सर देखा जाता है। तो ये जो पूरा का पूरा द्वंद्व है। और अगर केशव प्रसाद मौर्य को देखा जाए तो 2017 में सरकार बनी थी भारतीय जनता पार्टी की, उस समय वो प्रदेश अध्यक्ष थे। एक विक्टिम के तौर पर उन्होंने अपने को पेश किया, लोगों ने उसको लिया भी कि उनके नेतृत्व में सरकार बनी और उनको मुख्यमंत्री बनना चाहिए था, लेकिन मुख्यमंत्री बन गए योगी आदित्यनाथ। और पूरा 5 साल उन्होंने डिप्टी सीएम रहे, अच्छा विभाग उनके पास रहा है। और इस बात का वो खुद तो जिक्र नहीं करते रहे, लेकिन अपनी ताकत को दिखाते रहे, एहसास कराते रहे। जब ये 22 में दोबारा सरकार आई योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में, उसके बाद से आप देख रहे होंगे कि लगातार इनको वो तवज्जो नहीं दी जा रही है जो पिछली सरकार में मिला करती थी। अब ये अचानक से चूंकि 22 ये चुनाव 24 में हारे हैं तो फिर से उनके ऊपर सवाल उठाने का एक मौका उनको मिल गया है। ये भारतीय जनता पार्टी की अंदर की राजनीति को कितना प्रभावित कर रही है। और अगर केशव प्रसाद मौर्य इस तरह से सरकार पर निशाना साध रहे हैं तो क्या वो अपने से ही कर रहे हैं? हमको तो नहीं लगता, उनको कहीं न कहीं से तो मार्गदर्शन उनका हो ही रहा हो। देखिए समीर जी, जो चर्चाएं हैं वो चर्चाएं ये हैं कि योगी आदित्यनाथ और अमित शाह के बीच में ज़बरदस्त तरीके से उठापटक चल रही है और पूरा प्रयास ये था कि योगी आदित्यनाथ को हटा दिया जाए। लेकिन चूंकि योगी आदित्यनाथ मजबूत आदमी हैं और भारतीय जनता पार्टी के मूल कैडर से नहीं आते हैं योगी आदित्यनाथ का अपना अस्तित्व अलग से वो भारतीय जनता पार्टी की वजह से नहीं है। भारतीय खुद की उनकी अपनी पहचान है, खुद का उनका अपना संगठन है, उनका हिंदू युवा वाहिनी जो है पूरे उत्तर प्रदेश में है ना, और मजबूत है। मतलब वो अगर भारतीय जनता पार्टी उनसे के साथ कुछ खेल करना चाहेगी तो भारतीय जनता पार्टी को तुरंत समझ में आ जाएगा कि योगी आदित्यनाथ की अहमियत क्या है। इस चुनाव में भी समीर जी, अगर जो 30-31 सीटें आई हैं भारतीय जनता पार्टी को, योगी आदित्यनाथ को अगर ये चुनाव से पहले हटा देते जिस तरह की चर्चाएं थीं तो ये सीटें भी नहीं आती। ये भी समझना चाहिए कि जो सीटें मिली हैं वो योगी आदित्यनाथ की वजह से मिली हैं, वरना नरेंद्र मोदी के दम पे सीटें नहीं मिली हैं। ये भारतीय जनता पार्टी को समझना चाहिए। तो जो केशव प्रसाद मौर्य जो बातें कर रहे हैं ये निश्चित तौर पर अमित शाह के कहने पर कर रहे हैं या मोदी जी के कहने पर कर रहे हैं, चूँकि इस समय जो भारतीय जनता पार्टी की अंदरूनी राजनीति है उसमें अच्छी तरीके से समझा जा सकता है कि योगी आदित्यनाथ को निशाने पे लिया जा रहा है। जाहिर सी बात है कि योगी आदित्यनाथ मंत्रियों की बैठक बुलाते हैं, मंत्रिमंडल की बैठक बुलाते हैं, दोनों मुख्यमंत्री जो है उससे बैठक से गायब रहते हैं, दिल्ली में होते हैं, आप उसको निगलेक्ट करते हैं। हालांकि इनको स्टूल मंत्री कहा जाता है केशव प्रसाद मौर्य को, कि जब सोफे पड़ते हैं तो इनके लिए स्टूल रख दिया जाता है और ये स्टूल पे बैठते हैं। इस तरह के वीडियो वायरल हुए थे। तो क्या वो सब चीज़ें सोशल मीडिया की लंतरानियाँ हैं, उन पर हम नहीं जाते कि कौन स्टूल मंत्री है, कौन किस, तो जानबूझ करके तो स्टूल नहीं रखा जाएगा, जानबूझ के नहीं रखा जाएगा। और ये बड़प्पन भी है कि नई जगह नहीं है, दूसरे लोग बैठे हुए तो वो स्टूल पर बैठ गए, इसको वो एक शराफत के उसमें भी लिया जा सकता है। लेकिन कुल मिलाकर के वो जो तंज चलते हैं सोशल मीडिया पर, उससे ये समझा सकता है समीर जी केवल कि केशव प्रसाद मौर्य की स्थिति सरकार में अच्छी नहीं है। और इसीलिए वो बाबा संगठन की याद दिला रहे हैं कि संगठन में जो है मैं प्रदेश अध्यक्ष था, मैंने सरकार बनवाई थी, तब योगी जी जो थे मुख्यमंत्री थे, ये वो बताना चाह रहे हैं। और इतना ही नहीं समीर जी, संगठन को लेकर के जो बातें हैं वो संगठन की बातों को लेकर के जो भारतीय जनता पार्टी के अंदर चल रहा है। अब जेपी नड्डा मौजूद थे, 30 जून तक का उनका समय था कि वो बन जाएंगे, मतलब उनका कार्यकाल है, उनको जो बढ़ाया गया था।
कार्यकाल बढ़ाने की उनकी अभी तक कोई घोषणा नहीं हुई है, लेकिन वो एज ए प्रेसिडेंट जो है वो बैठक में मौजूद हैं। अब खबर ये आई है कि नए चुनाव के लिए, भारतीय जनता पार्टी के नए चुनाव के लिए 1 अगस्त से 15 सितंबर तक सदस्यता अभियान चलाया जाएगा। इसके बाद 16 सितंबर से 30 सितंबर तक सक्रिय सदस्यता अभियान चलाया जाएगा। 1 अक्टूबर से 15 अक्टूबर तक सक्रिय सदस्यता का सत्यापन किया जाएगा। 1 नवंबर से 15 नवंबर तक मंडल अध्यक्षों का चुनाव होगा। इसके बाद 16 नवंबर से 30 नवंबर तक जिला अध्यक्ष का चुनाव होगा। मंडल अध्यक्षों और जिला अध्यक्षों के चुनाव के बाद राज्य और केंद्रीय परिषद का चुनाव होगा। इसके बाद अंतिम कड़ी के रूप में राज्य अध्यक्षों का चुनाव होगा। नए अध्यक्ष के चुनाव के लिए 50% राज्यों में चुनाव संपन्न कराया जाएगा। इस बीच हर 9 साल बाद होने वाला सदस्यता का नवीनीकरण का कार्य भी संपन्न होगा। तो अब अगर ये सब चलता है, ये पूरी प्रक्रिया होते होते फरवरी आ जाएगा। जनवरी या फरवरी में दिल्ली के विधानसभा के चुनाव हैं, तो घोषणा कर दी जाएगी। चूंकि अब यहाँ चुनाव है तो इसलिए अभी नहीं किया जाएगा राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनाव, यानी नड्डा जी फरवरी तक जो है फिर अध्यक्ष बने रहेंगे। तो जो पार्टी संगठन की जो बात कर रहे हैं केशव प्रसाद मौर्य, समीर जी, जो पार्टी अपना 5 साल से अध्यक्ष नहीं चुन पा रही, मतलब एक्सटेंशन पे सरकार तो थी, हमने सुना है कि वो कई अधिकारियों को एक्सटेंशन पे एक्सटेंशन, यहाँ तो इनका अध्यक्ष भी एक्सटेंशन पे एक्सटेंशन है, यानी कि जेपी नड्डा भी पूरे अध्यक्ष नहीं है, एक्सटेंशन पे अध्यक्ष हैं। तो केशव प्रसाद मौर्य जो एक्सटेंशन पे अध्यक्ष हैं, उसके सामने बैठ करके अगर संगठन की महत्ता समझा रहे हैं, तो ये क्या जेपी नड्डा को समझा रहे हैं या योगी आदित्यनाथ को समझा रहे हैं? किसको समझा रहे हैं? ये तो केशव प्रसाद मौर्य समझे। मुझे लगता है कि दोनों को समझाया जा रहा है। हाँ, और योगी आदित्यनाथ को अगर समझा भी रहे होंगे तो उनकी तरफ से तो इतना परफेक्ट और पुख्ता जवाब आ गया है कि मुझे लगता है कि वो इनको तो जवाब नहीं दिया है, वो उन्होंने सीधे तौर पर जो है वो अपने केंद्रीय नेतृत्व को दिया है कि सरकार रहने का मतलब। और उन्होंने ये भी कहा है कि जो राज्य सरकार की तमाम उपलब्धियां थीं, जिस तरह से हमने काम किया, और ये भी याद दिलाया उन्होंने कि मुहर्रम पहले होता था तो क्या क्या होता था, अब कितनी शांति से ये सारी चीज़ें होती हैं, ये सब बातें वो बता रहे थे। तो उनका ये कहना था कि चुनाव के दौरान हमारे लोगों ने इन सब चीज़ों को, हमारी राज्य सरकार की उपलब्धियों को लोगों तक नहीं पहुंचाया, और जो नैरेटिव विपक्ष ने संविधान को लेकर के और पिछड़ों को लेकर के चलाया, उसकी काट भी वो लोग नहीं पेश कर पाए। यानी उनका यही था कि आप केवल एक मुद्दे को लेकर के चल रहे थे और आपको ये पता था कि मोदी जी के फेस पर वोट मिलना ही मिलना है। ये अति आत्मविश्वास खा गया, ऐसा योगी आदित्यनाथ के जो कहने का जो मतलब है उसका यही संकेत। बिल्कुल यही संकेत है। और समीर जी, ये एक संकेत तो है ही, लेकिन ये साफ तौर पे ये जाहिर करता है कि जो उत्तर प्रदेश में मतलब कि दिल्ली और लखनऊ के बीच की जो संघर्ष को लेकर के खबरें आती रहती हैं और लोग अपने समीक्षा करते रहते हैं, उन बातों में दम है। केशव प्रसाद मौर्य का ये वक्तव्य जो है ये साफ तौर पे इसी तरफ इशारा करता है कि यूपी बीजेपी में सब कुछ ठीक ठाक नहीं है, और सब कुछ ठीक ठाक क्या नहीं, मतलब बहुत ज़्यादा गड़बड़ है, और इसका असर आने वाले विधानसभा चुनाव पे तो पड़ेगा ही पड़ेगा। हालांकि अभी दूर है विधानसभा चुनाव 2027 में, लेकिन 2.5 साल बचा है उस चुनाव में भी। तो 2.5 साल में क्या क्या चीज़ें बदलती हैं, और हो सकता है कि योगी आदित्यनाथ को बदलने की तैयारियाँ चल रही हों, लेकिन ये भी हो सकता है कि समझाया जा रहा हो कहीं मध्यावधि चुनाव की तरफ ना बढ़ जाए देश जो है, उसकी आशंकाएँ जिस तरीके लगातार जताई जा रही हैं। तो इसलिए अभी योगी आदित्यनाथ को मत छेड़ो वरना मालूम पड़ेगा और नुकसान हो जाएगा। तो कुल मिलाकर के इस समय जो है आप ये समझ सकते हैं कि मोदी शाह की जोड़ी जो है समीर जी, वो किस तरीके से अपने ही जाल में उलझी हुई है। उत्तर प्रदेश की घटनाएं इसकी तरफ इशारा कर रही हैं कि मोदी शाह की जोड़ी जो है वो ज़बरदस्त तरीके से उलझी हुई है। ये सारी घटनाएं इसी तरफ इशारा करती हैं जी बिल्कुल। और अब महाराष्ट्र में जैसा आपने शुरू में ही बताया कि आने वाले दिनों में इस तरह की तमाम खबरें मिलती रहेंगी कि एनडीए गठबंधन के जो घटक दल हैं वो अब किस तरह से इंडिया गठबंधन के घटक दलों के साथ या कांग्रेस पार्टी के साथ तालमेल बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, मेलजोल बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि महाराष्ट्र में इसी साल चुनाव है, हरियाणा में भी चुनाव है, किसानों का भी संगठन जो है एक बार फिर से आंदोलित होने की पूरी तैयारी कर रहा है। राहुल गांधी भी किसानों से मिलने वाले हैं। महाराष्ट्र की खबरों पर और चर्चा जारी रहेगी, हम लगातार आपको अपडेट देते रहेंगे। इसके अलावा जो हमारे नियमित कार्यक्रम हैं, यानी 2 बजे खरी खरी, 4 बजे नज़रिया, नज़र और नज़रिया, माफ़ कीजिएगा, 4 बजे का जो कार्यक्रम है नज़र और नज़रिया, और 7 बजे का कार्यक्रम न्यूज़ पॉइंट, ये इन कार्यक्रमों को आप इनके ज़रिए आपको तमाम जो महत्वपूर्ण मुद्दे हैं उनके विश्लेषण के साथ आपको सुनने को मिलेगा, देखने को मिलेगा। न्यूज़ रूम के तमाम साथियों के साथ मुझे और अमलेंदु उपाध्याय जी को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।